नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के पाठ 6 भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। बेटे, आपको पता है धरातल में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कहीं पे पर्वत तो कहीं पे पठार, कहीं मैदान है तो कहीं पे विशाल समुद्र है और कहीं पे द्वीप समूह है। इन से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ विकसित होती हैं। बेटे, भू-आकृतिक प्रक्रिया होती क्या है? भू-आकृतिक प्रक्रियाओं से अभिप्राय उन बलों व प्रक्रमों से है जिनमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जन्म होता है। कुछ हमारी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं और कोई बाहरी शक्ति होती हैं, जिसके कारण जब वो प्रोसेस होता है, लैंड फॉर्म बनते हैं, उनका प्रोसेस होता है, तो उनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर धरातल असमान है। इस असमानता के पीछे पृथ्वी की कुछ आंतरिक शक्तियाँ जिम्मेवार होती हैं। आपको पता है बेटे, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था या पिछले लेसन्स में पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूगर्भ में जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो एक मैग्मा, गर्म लावा पदार्थ या मैग्मा पदार्थ मिलता है। ज़्यादा तापमान होने के कारण हमारा जो पदार्थ है वो पिघली अवस्था मिलता है। लेकिन कुछ आंतरिक घटनाएं घटित होती हैं, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप, जिसके कारण पृथ्वी पे कुछ शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये शक्तियाँ क्या होती हैं? पृथ्वी पे विध्वंसकारी परिणाम लाती हैं और कई बार ये समतल भी करती है। पृथ्वी को विनाश भी करती हैं और कई बार ये समतल भी करती हैं। पृथ्वी का धरातल असमान है, सबको पता है। इस असमानता के पीछे पृथ्वी की कुछ आंतरिक शक्तियाँ जिम्मेवार हैं। ये शक्तियाँ प्लेटों को गतिमान करती हैं। आपने अभी प्लेट विवर्तनिक थ्योरीज में पढ़ा था कि हमारी विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं जो गतिमान होती रहती हैं, या तो एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के सट के निकल रही हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इन शक्तियों, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ, टेक्टोनिक फोर्स भी कहा जाता है। बेटे, हमारे जो कुछ दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं पृथ्वी पे, एक अंतर्जनिक और जिसे आंतरिक शक्तियाँ, और भारी जनिक, जिन्हें भारी शक्तियाँ भी कहा जाता है। उनके द्वारा पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। धरातल पर दिखाई देने वाली समस्त भू-आकृतियाँ दो प्रकार के बलों से बनती है, एक भारी जनिक बल द्वारा और एक अंतर्जनिक बल के द्वारा। अंतर्जनिक शक्तियाँ धरातल को क्या करती हैं? उठाती हैं, और भारी जा शक्तियाँ उन्हें समतल करती हैं। तो भारी जनिक प्रक्रिया बेटे, अंतर्जनिक शक्तियों को विध्वंसकारी शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। और भारी जा शक्तियाँ लगातार धरातल को क्या करती रहती हैं बेटे? समतल करती रहती हैं, जिसमें हमारी वायु होता है, जल होता है, जिसके द्वारा हमारे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है, जिसे अपरदन या इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। भारी जनिक प्रक्रियाओं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है अनाच्छादन, एक होता है अपरदन, एक होता है बहिर्संचालन। बेटे, अनाच्छादन होता है आवरण का हटना, किसी ऊपर से किसी परत का हटना हम अनाच्छादन कहलाते हैं। एक उसको हम अपक्षय के नाम से भी जानते हैं। बेटे, अपक्षय होता क्या है? भौतिक, रासायनिक या जैविक कारणों से शैलों का अपने साथ में स्थान पर टूटने, फूटने एवं कमज़ोर होने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को इंग्लिश में वैदनिंग के नाम से भी जाना जाता है। अपक्षय में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर हमने अपक्षय को 3 भागों में बांटा, भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। कितने भागों में बांटा अपक्षय को हमने? भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। बेटा, अपक्षय होता है जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक कारणों से जब शैलों का अपने ही स्थान पर टूटने, फूटने और कमज़ोर होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर हमने इसे कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, भौतिक यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और तीसरा आपका जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय होता क्या बेटे? और भौतिक अपक्षय को कितने प्रकार होते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसका प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियाँ भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती हैं। पृथ्वी पर कुछ तरह की शक्तियाँ होती हैं, इसमें एक होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उन शक्तियों के कारण ज्वार भाटा आदि प्रक्रियाएं भी धरातल पे होती हैं, जिसके कारण चट्टानें क्या हो जाती हैं? कमज़ोर होने लग जाती हैं और अपने स्थान पर टूट टूट के गिरने लग जाती हैं।
भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं बेटे? भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, शुष्क व आर्द्र परिस्थितियाँ भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो बेटे भौतिक अपक्षय में आपको पता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, कुछ चंद्रमा और सूर्य की और पृथ्वी की कुछ शक्तियाँ आपस में एक दूसरे के पदार्थों को आकर्षित करती हैं। इस आकर्षित करने के कारण ये चट्टानें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह से तापमान में परिवर्तन, जब तापमान बढ़ता है तो आयतन बढ़ जाता है और तापमान घटता है तो आयतन घट जाता है। इसी तरह से जब बर्फ़ के रूप में कोई पदार्थ जल से सॉलिड अवस्था में बदलता है तो आयतन बढ़ जाता है, तो इसके कारण चट्टानों में कमज़ोर होने लगती है। इसे फिजिकल वेदरिंग भी कहा जाता है। फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहला जो मुख्य कारक होते हैं तुषार, वर्षा और सूर्यताप होता है। इसका सबसे पहला कारण होता है भार वहीनीकरण यानी अनलोडिंग। ऊपर की शैलों के टूटने और उसके भार को कम होने के कारण शैलों का फैलाव होता है। तो आपको सबको पता है कि जैसे जैसे हमारी जब ऊपर की परत टूटने लग जाती हैं तो उसका भार कम होता है। भार कम होने के कारण शैलें क्या होती हैं, फैलने लग जाती हैं। जैसे आप में प्याज होता है, प्याज की कई परतें होती हैं, जब ऊपर की परतें होती है तो उनका भार कम हो जाता है। लेकिन जब भार कम होता है तो शैलों क्या हो जाती हैं, अपने स्थान से फैलने लग जाती है और शैलों में क्या आ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं और वे कमज़ोर होने लग जाती हैं और बड़े चिकने गोलाकार गुम्बद का अपसंकलन होने लग जाता है। तो ये हमारा भार वहीनीकरण का एक उदाहरण है। तो आप जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जब परत में भारी दबाव के कारण, चाहे हवा के कारण, जल के द्वारा जब ऊपर की परत टूट टूट के गिरने लग जाती है और ऊपर की आवरण हटने लग जाता है एक, तो इनमें बीच में दरारें आने लग जाती हैं और इसे हम कहते हैं भार वहीनीकरण। भार वहीनीकरण के कारण उसके भार तो कम हो जाता है लेकिन शैलों में क्या होने लग जाता है, फैलाव होने लग जाता है। दूसरा कारण है बेटे तापमान में परिवर्तन। शैलों में विद्यमान खनिज, आपको पता है शैलों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं और आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि शैलें 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतित। प्राथमिक शैल में आपका कौन सी शैल आती है, आग्नेय शैल, जो गर्म मैग्मा के ठंडे होने से पृथ्वी पर बनी है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत प्रकार के खनिज तत्व होते हैं। जब ये चट्टानें मैग्मा से निर्मित होती हैं तो इसमें भी विद्यमान खनिजों में क्या होते हैं, कई तरह के खनिज चट्टानों में खनिज उत्पन्न होते हैं। जब खनिजों में क्या होता है बेटे, जब खनिज होता है तो एक तरह से तापमान, खनिज जब होता है तो एक तरह से तापमान में क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो खनिज जब होते हैं वो अपने आप में सोख लेते हैं और तापमान बढ़ने से क्या होता है, खनिज शैलें क्या होती हैं, फैलने लग जाती हैं और तापमान कम होने से शैलें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं। इस प्रक्रिया से शैलें कमज़ोर होकर टूटती हैं और शैलों में संकुचन और विस्तारण की क्रियाएं होती हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बेटे आपको इस पिक्चर से दिख रहा है, जब ये नॉर्मल चट्टान की है, जैसे ही गर्म होती है, जब उसमें सूर्य का तप पड़ता है तो इसमें फैलाव होता है और इनका जो विस्तार होता है वो बढ़ने लग जाता है चट्टानों को। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, ये इसका कोल्ड होता है, इसमें संकुचन होने लग जाता है और शैलें कमज़ोर होने लग जाती हैं और अपनी पुरानी अवस्थाओं में आने लग जाते हैं। जैसे इन दरारों से पता लगता है, जब तापमान बढ़ा तो दरारें बढ़ गई और जैसे कम हुआ तो ऐसे बढ़ने और फैलने और कम होने से दरारें उत्पन्न होती हैं और शैलें अपने स्थान पर टूटने लग जाती हैं। दूसरा कारण है बेटे हिमकरण और तुषार वेंजिंग, फ्रीजिंग एंड फोर्स वेंजिंग। शैलों के दरारों में जब जल भर जाता है और तापमान गिरने से जल हिम या बर्फ़ में बदल जाता है तो आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो शैलों पर दबाव डालता है और तापमान बढ़ने पे पुनः जल में बदल जाता है और इस प्रकार शैलें टूटने लग जाती है। अब जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जब दरारें होती हैं विभिन्न प्रकार की शैलों में, चट्टानों में, तो वहाँ पे पानी जैसे ओस के रूप में या अपनी नदियों के द्वारा या हिम के पिघलने से इन दरारों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या चट्टानी भागों में ये दरारों में पानी भर जाता है। लेकिन जैसे ही दिन के समय तो ये पिघली अवस्था में होता है, जैसे ही रात के समय जब टेम्परेचर कम होता है या जैसे भी टेम्परेचर कम हो तो इसकी अवस्था क्या होता है, फ्रीजिंग, सॉलिड अवस्था में बढ़ने जाती हैं और ठोस अवस्था में बढ़ने के कारण इसका आयतन 9 से 10% तक आयतन बढ़ जाता है और दरारें बढ़ने लग जाती हैं और उनकी चौड़ाइयाँ भी
क्या होती है, बढ़ने लगती है, गहराई भी और चौड़ाई भी, जिसके कारण शैलें क्या होने लग जाती हैं, कमज़ोर होने लग जाती हैं। और शैलों के कमज़ोर होने के कारण शैलें अपने स्थान से टूटने लग जाती हैं। जैसे आपको इस पिक्चर से भी दिख रहा होगा, वाटर हुआ, फिर वाटर का इंक्रीज होती है, दरारें चली गई और इस दो पार्टों में बट गया। तुषार वेंजिंग में भी या फ्रॉस्ट वेंजिंग में भी पहले एक वाटर में पानी में दरार में जब फ्रोजन हुआ उसमें, तो इसका आयतन बढ़ गया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर ये दो टुकड़ों में बट गई और शैलों के टुकड़े हुए अपक्षय की क्रिया, ये वेदनिंग की क्रिया कहलाती है। तीसरा है चौथा है आपका लवण। आपको पता है सॉल्ट वेदनिंग, शैलों में नमक तापीय क्रिया और जलायोजन के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरियम लवणों में फैलने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे कुछ खनिज होते हैं, लवण होते हैं, जिसमें जल अपने आप में समो लेता है, अपने आप को सोख लेता है। जब ये अपने आप को जल इसमें समायोजन कर लेता है, तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन फैलने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण शैल क्या हो जाती हैं, कमज़ोर होने लग जाती हैं। बेटे इसके बाद आपका है हमारा रासायनिक अपक्षय क्या होता है और रासायनिक अपक्षय किस तरह से कार्य करता है। रासायनिक अपक्षय द्वारा चट्टानों में नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं तथा शैलों का क्या होता है, विघटन मतलब टूटना। रासायनिक अपक्षय के प्रकार, कई तरह के रासायनिक अपक्षय होते हैं बेटे। जब रासायनिक अपक्षय जब चट्टानों के संग पानी के संग रिएक्शन होता है या ऑक्सीजन के संग रिएक्शन होता है, कई तरह के एसिड या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जब इनके संग रिएक्शन होता है शैलें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर होने लग जाती हैं। और चट्टानों में केमिकल रिएक्शन होने के कारण चट्टानों में जो घुलनशील पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं और कई बार रिएक्शन होने के कारण ऑक्सीजन के संग रिएक्शन होने के कारण ऑक्सीकरण होने लग जाता है, जिसके कारण भी शैलें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसका सबसे पहला है विलयन। क्या है आपका, विलयन। चट्टानों में मुझे कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। कई पदार्थ ऐसे हैं जो खनिज जल में घुल जाते हैं और ऐसे होता है घुल घुल के वो पानी में बह जाते हैं और कई बार चट्टाने में खोखलापन उत्पन्न हो जाता है और चट्टानें अपने आप टूट के गिरने लग जाती हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है सैदना नमक और जिप्सम। इसके बाद है आपका बेटे इस पिक्चर में दिख रहा है कि पदार्थों में बह बह के ये जो आसपास की चट्टानें हैं वो टुकड़ों में टूटने लग जाते हैं। कार्बनीकरण, कार्बोनेशन वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है। जैसे आपने कभी देखा होगा बेटे, तो आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, चूना पत्थर में अगर चूना के पानी में अगर फूंक मारते तो दूधिया रंग का हो जाता है। यही रासायनिक अभिक्रिया, जब चूना युक्त चट्टानों में पानी वर्षा का जल जाता है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और एक तरह से जो उसमें से घुलनशील चूना पत्थर है वो कार्बनिक पदार्थ अलग हो जाते हैं और चट्टानें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा कारण है आपका जलायोजन। क्या होता है बेटे, जलायोजन। कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेते हैं और फैल के कमज़ोर होते हैं। सोखने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है और वह उसके बाद ढीली होकर वह टूटने लग जाती हैं। ये आपके रासायनिक अपक्षय के कारण जब इसमें पदार्थ कुछ खनिज पदार्थ अलग हो जाते हैं तो इस तरह के छेद उसमें से दिखने जाते हैं और ये कमज़ोर हो जाते हैं शैलें और टूटने लग जाते हैं। इसके बाद में बेटे ऑक्सीकरण। लोहे पे जंग लगना आपने सबने देखा होगा कि तो ऑक्सीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। जब ऑक्सीजन के संग लोहे के पदार्थ या लोहे चट्टानें आपस में संक्रिया करती हैं तो उसमें जंग लग जाता है और चट्टानों में जंग होने से कारण वो कमज़ोर हो जाती है और ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। बेटे आपको भौतिक अपक्षय का एक उदाहरण बता दूँ। जैसे आपने कभी फ्रिज में बॉटल रखी हो तो वो जब भर के रख देते हैं और जब वो लिक्विड से सॉलिड अवस्था में आते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है। वही चट्टानों के संग भी होता है यांत्रिक अपक्षय में, कि जब उसका आयतन बढ़ जाता है। इसी तरह गर्मियों में आपने देखा होगा, गर्मियों में जो तारें होती हैं बिजली की वो ढीली हो जाती हैं और जैसी सर्दियाँ आती हैं वो टाइट हो जाती हैं। तो इसी तरह से चट्टानों पे भी होता है, तापमान बढ़ने से वो फैल जाती हैं और तापमान घटने पे वो सिकुड़ने लग जाती हैं। तो ये हमारे क्या हैं बेटे, कुछ भौतिक और रासायनिक अपक्षय आपको होता है। एक तीसरा अपक्षय हमारा बेटे, तीसरा अपक्षय हमारा है जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय क्या होता है,
जैविक अपक्षय मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति शैलों को अपक्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में से बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आपको पता है जीव जंतु हैं हमारे संसार में, विभिन्न या धरातल पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े स्तनपायी जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है कुछ जानवर हमारे जीव जंतु हैं वो ज़मीन में बिल बना के रहते हैं, ज़मीन के अंदर क्या रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, जैसे खरगोश हुआ, चूहा हुआ, केचुआ हुआ, सांप हुआ। कुछ छोटे छोटे बड़े तो कहाँ रहते हैं, वो बिल बनाते हैं। जब बिलों को बनाते हैं तो वो शैलों को कमज़ोर करने लग जाते हैं और शैलें अपने स्थान पर टूटने शुरू हो जाती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें भी जो है वो शैलों में प्रवेश करती हैं, उन्हें तोड़ती है। तीसरा है मानव भी जैविक अपक्षय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो शैलों को तोड़ना, जैसे कई बार डालोमाइट वगैरह से चट्टानों को तोड़ते हैं, खनिजों को निकालने के लिए, हम खनन कार्य करने के लिए ज़मीनों को खोदते हैं, खेती करने के लिए, निर्माण करने के लिए, जिसके कारण शैलें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और अपने स्थान पर टूटने लग जाती है। जैविक अपक्षय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि एक चट्टान थी, उस चट्टान के बीच में एक पेड़ था, पेड़ों की जड़ों के कारण ये दो भागों में टूटने लगी। इस तरह से एक ये पिक्चर दिख रहा है, प्लांट्स रूट्स कैन क्रैक द रॉक्स। ये आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से जो जड़ें हैं वो किसी भी उसको तोड़ देती हैं। तो इस पार्ट में बेटे हमने पढ़ा कि कितनी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अंतर्जात और बाह्यजात शक्तियाँ। और अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत हमारे जो ज्वालामुखी और भूकंप को हमने पहले पढ़ लिया था। बाह्यजात शक्तियों में हमने अपक्षय के बारे में पढ़ा। अपक्षय क्या होता है, यांत्रिक भौतिक यांत्रिक रासायनिक अभिक्रियाओं के या जैविक क्रियाओं के द्वारा जब कोई शैल या चट्टानें अपने स्थान पर टूटने लग जाती हैं या वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय का होता है शैलों का क्षय होना या नष्ट होना। और इसमें तीन तरह के हमने पढ़े, यांत्रिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय में हमने तापमान, हिम, जलायोजन आदि क्रियाओं को हमने पढ़ा या लवण संयोजन के बारे में पढ़ा। जबकि रासायनिक अपक्षय के हमने कार्बनिकेशन, ऑक्सीकरण, जलायोजन क्रियाओं के द्वारा कि रसायन से किस प्रकार अभिक्रियाएं होती हैं और जिसकर कमज़ोर होती हैं। तीसरा हमने पढ़ा जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में हमने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस पार्ट में बेटे हमने इस अपक्षय के बारे में, वेदरिंग के बारे में पढ़ा है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।